के बारे में अगर देश के राजनीतिक पार्टी के नेता जब अपने झंडे को लेकर आम जनमानस के पास उतर नहीं पाते हैं ना, तो वो तिरंगा का उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो फरमान आते रहता है बीच बीच में, ढोलक बजाओ तो तसला बजाओ तो चकला बजाओ, ठीक वैसे ही तिरंगा दिखाओ। जैसे नई शिक्षा नीति को हम देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, पूरी तरह शिक्षा का बाजारीकरण है। ठेले वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, जो माने कि सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, वो एजुकेट नहीं हो पाएगा। जब वो एजुकेट नहीं हो पाएगा तो वो सवाल नहीं पूछेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ अगर, तो मेरी क्या क्या अधिकार है। खत्म कर दो संविधान और आरएसएस का मनुस्मृति ले आओ, यही चाहते हो ना तुम लोग। यही ये आरएसएस से आपको परेशानी क्या है? आरएसएस से राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवाद कौन कह दिया ये राष्ट्रवादी संगठन है? आरएसएस से प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। आरएसएस एक धार्मिक संगठन है जिसका पूरा सरोकार धर्म से होता है, और हमारी राजनीति धार्मिक नहीं है। हमारी राजनीति अर्थ से है, हमारी राजनीति समाज से है, आर्थिक और सामाजिक ढांचा। तुम जो करना है आरएसएस, इस देश में जो करना है तुम करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपनी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। हमको क्या मतलब है हिंदू और मुसलमान से? हमको मतलब है भूख से, हमको मतलब है रोजगार से। कहाँ गया रोजगार इस देश का? इस देश में पढ़े लिखे युवा वेट कर रहे हैं कि कब उनका रिक्रूटमेंट पूरा होगा। आप ग्रेजुएट नहीं होने दे रहे हैं छात्रों को। इतना खराब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, समाज बर्बाद होगा कि नहीं? यहाँ पे 70% ऑटो चलाने वाले युवा ग्रेजुएट होंगे। वो क्यों ग्रेजुएट हैं? कहाँ से डिग्री मिल गई? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे के बारे में जो कहा है, ये मुझे लगता है उन्होंने इसमें राजनीति किया है, क्योंकि कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं है जो तिरंगे से प्रेम नहीं करता। और इस रोज़ जितने भी देशभक्त और जितने भी देशवासी हैं अपने घर पर तिरंगा लहराते ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसमें राजनीति किया है। और 2005 में पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा लहराया था, 2002 में, उसके बाद फिर लगाया। तो कहने का मतलब है तिरंगा को सिर्फ राजनीति के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्होंने तिरंगा को लगाया है तो हमेशा लहराए, तब ना हम मानेंगे। 2002 में उन्होंने लहराया, उसके बाद 20 साल के बाद 2022 में उनकी आंख खुलती है, तो हम उसको कैसे देश प्रेम मान लें? अगर ये देश प्रेम है तो 2020 में क्यों? मैं हमारे 14 से सुन रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, लेकिन कभी मिला? एक भी युवा को रोजगार मिला तो दिखा दीजिए। 1 लाख भी मिला होगा तो दिखा दीजिए। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस वक्त हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और ये वही पटना है जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, जिसको जननी भी कहा जाता है। मेरे सामने हैं कुछ छात्र जो पटना कॉलेज के हैं। जानते हैं इस बार बिहार की पलटती हुई राजनीति में क्या चल रहा है, और क्या नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो बहुत बेकार थे, अब आरजेडी में आ गए, आरजेडी के साथ महागठबंधन कर सरकार बना लिए हैं, तो क्या उनकी उपलब्धि रहेगी? क्या उपलब्धि रहेगी बताइए। नीतीश कुमार जी तो शुरू से अच्छा काम किए हैं, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और कभी कोई गलत काम नहीं किए हैं। आप बोल रहे थे कि भाजपा जब उनके साथ थी तो नीतीश कुमार जी बुरे थे, कभी बुरे नहीं थे, हमेशा बिहार के हित में काम करने का काम। लोग तो कहते हैं पलटू राम के हैं, वो कभी भी पलट जाते हैं। पलटू राम नहीं है। जब हालात भाजपा के साथ रहने की थी तो उस समय थे, फिर हालात बदली, राजद कांग्रेस महागठबंधन के साथ रहने का जब हालात आया तो उस साइड फिर आ गए। क्या कह रहे हैं कि जो मुद्दे 2020 में कहे गए थे कि शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, क्या जो आप नौजवान हैं, आप सभी नौजवान हैं, 10 लाख रोजगार का वादा किया था तेजस्वी यादव ने कि सरकार बनेगी और पहली बैठक में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कहते हैं कि 10 लाख रोजगार को मिलेगा? ये तेजस्वी यादव जब बोले थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अभी तो उप मुख्यमंत्री है, सरकार भी है, बिल्कुल मिलेगा 10 लाख युवाओं को रोजगार। अगर नहीं मिलता है तो यही युवा सड़क पर उतर के उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम भी करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। 2 साल का टाइम बीता, तो क्या उस 19 लाख रोजगार में कुछ रोजगार मिले? वो तो 2014 से सुन रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, लेकिन कभी मिला? एक भी युवा को रोजगार मिला तो दिखा दीजिए। 1 लाख भी मिला होगा तो दिखा दीजिए। 15 लाख देने का वादा किए, क्या मिला? नहीं ना मिला। एक भी परिवार बता दे भारत का कि हमें 15 लाख मिला है तो उसको सही मान लेंगे।
लेकिन एक भी परिवार को नहीं मिला, एक भी युवा को नौकरी नहीं मिला। जहाँ तक की बात रही नौकरी देने की, तो वहाँ नौकरी तो छीना जा रहा है ना। आप लॉकडाउन में देखे होंगे कितने करोड़ों में युवा बेरोजगार हो गए, देखे होंगे। क्या लगता है आपको कि इस बार जो 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ कि हर घर तिरंगा, तिरंगे को क्या लगता नहीं है कि उन्होंने जो कहा है तो वो बिल्कुल सही कहा है, गलत तो कहा नहीं है? क्या आपको देश के प्रति प्रेम नहीं है? बिल्कुल, हमें देश के प्रति प्रेम है और देश से प्रति प्रेम रखना हमारा ईमान है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे के बारे में जो कहा है, ये मुझे लगता है उन्होंने इसमें राजनीति किया है, क्योंकि कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं है जो तिरंगे से प्रेम नहीं करता। और इस रोज़ जितने भी देशभक्त और जितने भी देशवासी हैं अपने घर पर तिरंगा लहराते ही है। प्रधानमंत्री जी ने इसमें राजनीति किया है और इमोशनल सबको ये क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या लगता है कि तिरंगे को लेकर एक अभी हाल में ही एक ऐसे भारतीय ने एक अपमानजनक शब्द कहा है जिनका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। उन्होंने कहा है कि जो तिरंगा के साथ में है, जो तिरंगा लेके, वो देश का सबसे बड़ा अपमान कर रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, तिरंगा के बारे में अगर देश के आम जनमानस ने कुछ कहा हो, ठीक है, तो उसको हम मतलब स्ट्रेट देखते हैं वो किस व्यू में कहा है उन्होंने। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी तिरंगे के बारे में नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के बारे में और तिरंगे के बारे में। अगर देश के राजनीतिक पार्टी के नेता जब अपने झंडे को लेकर आम जनमानस के पास उतर नहीं पाते हैं ना, तो वो तिरंगा का उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो फरमान आते रहता है बीच बीच में, ढोलक बजाओ तो तसला बजाओ तो चकला बजाओ, ठीक वैसे ही तिरंगा दिखाओ। एक बात समझ लीजिए, हम अभी मतलब डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। मैक्सिमम आंदोलन से लेके हर एक चीज़, हर एक विरोध मैक्सिमम तौर पे अगर देखें और अगर उसका मूल्यांकन करें तो उसका डेटा देखिएगा ना, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है, भाजपा के सत्ता का, उनके व्यवस्था का, उनका जितना भी योजना है उनका। तो जब तिरंगा की बात आती है तो उसका विरोध तो कभी कर नहीं सकते, लेकिन वो अपने डीपी में तिरंगा का उपयोग कर रहे हैं। अब जब बताइए हम अपने डीपी में खुद का शकल हटा के तिरंगा को लगाएंगे तो क्या हमारी हिम्मत है, हमारा औकात है कि वहाँ से तिरंगा को हटा देंगे? उसके बाद हम तिरंगा को लगा तो सकते हैं लेकिन हटाने की हिम्मत नहीं है। तिरंगा इस कदर हमारे दिल में बसता है। तो यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, देश का एक जनमानस उसको अपने परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, तो वो किसी तरीके से कोई द्रोह का काम नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। सबकी स्वतंत्रता है अपना भाव रखने का। अगर किसी के घर में भूखमरी से लोग मर रहा है, अभी समस्तीपुर में सुसाइड कर लिया 5 लोग भूखमरी से, आपके पास ऐसा योजना नहीं है जो आप लोगों को मतलब खाना एटलीस्ट पहुंचा सके? जिनका अधिकार है उनको आप अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। भीख के रूप में आप ऐसा व्यवस्था बना के रखे हैं कि आपके प्रतिनिधि भीख के रूप में उनको, कभी जाइए गांव में देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। राशन कार्ड के जाके जो सामान उठाते हैं वो उनका अधिकार है, वो मजदूरी करते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भी सबसे निम्न वर्ग के लोग भरते हैं अपने काम के द्वारा, लेकिन उनके साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है। तो इस देश में बहुत आम बात है, सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो नॉर्मली कोई भी मतलब कि कहेगा ही। ठीक है, जैसे जब सरकार सत्ता शासन रहती है तो सत्ता शासन में नीतियां आती हैं। जैसे कोविड के टाइम में 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने पैकेज का आह्वान किया था, तो क्या उसको आपको लगता नहीं है कि ये नीति सही है, ये बुरी है? आपको क्यों लगती है बुरी? क्योंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है। बुरी कुछ भी नहीं लगती है, सरकार पैकेज दे, ये ऐलान करती है, सिर्फ जनता को मिलती क्या है? मिले तब ना, मिलती ही नहीं है। जब मिलती ही नहीं है तो हमें बुरी लगेगी। इन्होंने हमेशा से वादा करते हुए आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लेके आज तक, लेकिन कुछ मिलता कहाँ है? देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हमें 15 लाख रुपया मिला या फिर हमें बेरोजगार जी सुना। वादा था ना, वादा था। भारतीय जनता पार्टी कहते कि कभी उन्होंने वादा नहीं किया था, वो चुनावी जुमला था। नहीं, उन्होंने वादा किया था। ये भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है तो झूठ कहती है, क्योंकि उन्होंने बाज़ाब्ता वादा किया था। अरुण जेटली का बयान है कि ये चुनावी जुमला है, लेकिन आप जब अमित शाह का और राजनाथ सिंह का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सुनेंगे, पुराना बयान,
तो आपको समझ में आएगा कि ये वादा था, वादा, और ये वादा हमें मिला नहीं। कहीं ना कहीं मोदी जी के आह्वान ने आप लोग को सड़कों पर तो उतार दिया। आज तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, ऐसे इतिहास में पहले तो नहीं हुआ कभी। ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है। हमेशा से तिरंगा यात्रा निकला है। पिछले साल ही तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कौन कहता है कि तिरंगा यात्रा हम लोग मोदी जी की वजह से निकाल रहे हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है पिछले साल। तो दिल में बसता है तिरंगा, तो सबके दिल में बसता है। और इस तिरंगा के लिए कितने लोगों ने जान दी है आज़ादी के लिए, सिर्फ यही तिरंगा लहराते रहे। अच्छा, आपने जो सवाल किया अभी, मतलब जो कोविड के दौरान 200 करोड़ रुपए जो फंड के रूप में दिया गया, आप कह रहे हैं कि ये गलत है। हमने कभी योजना को गलत नहीं कहा, लेकिन जो क्या इम्प्लीमेंटेशन है आपका, आप इसी योजना में कहते हैं कि जो भी मरीज इस देश का अगर मतलब नागरिक है, वो मर जाता है, मरने के बाद उनके घर वालों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ सारे सरकारी कर्मचारी मतलब देखिए जाके उनके शकल को, उनके घर को उसी पैसे से भरे पड़े हैं। ठीक है, सारे नेताओं को देखिए किस रहीसी से रह रहे हैं, कहाँ से वो पैसा आता है, उनका सैलरी का पैसा है वो, यही सारा योजना है। ठीक है, जो बड़े बड़े उनके बंगले हैं, जो पूरे विदेश में जिनका उनका ब्लैक मनी है, वो कहाँ का है। तो मतलब आपका कहना है ये साफ तौर से कि जो सरकार नीतियाँ या कुछ ऐसे लेके आती है तो वो सिर्फ आपस में ही सब बंटवारा हो जाता है, जनता तक नहीं आता। तो ये ढांचा ही बनाया गया है, जो संवैधानिक ढांचा बनाया गया है लोकतंत्र का, इसमें ये लोक का तंत्र नहीं है, ये तंत्र उनका है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इनका तंत्र है। अब यहाँ पे आम जनता, आम नागरिक, जैसे ये साथी हैं, ठीक है, ये यहाँ छात्र राजनीति करते हैं, कल होके इनको अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, ये बहुत ईमानदार है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, विश्वविद्यालय में हर तरह का विचार फ्लो करता है और हर तरह के विचार को जगह मिलती है, ये भी किसी विचार से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, ये चाहते होंगे समाज को एक दिशा दे। अगर ये कल चुनाव लड़ेंगे तो इनके पास पैसा नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, तो ये चुनाव हार जाएंगे, 10 वोट नहीं आएगा। आम तौर पे समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पूंजी, पैसा, इसी पे राजनीति होती है और ये पूरा ढांचा इसलिए बनाया जाता है कि लोगों का शोषण कर सके और कुछ मिला के। और सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि जब फंड बड़ा बड़ा आता है ना, ये पूरे एक वैश्विक राजनीति है, पूंजीवाद की राजनीति है, जिसमें बड़ा बड़ा पूंजीपति मोटा मोटा पैसा वर्ल्ड बैंक से लेता है, मॉनेटरी फंड से लेता है, WHO से लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आम जनता को दी जाती है और आम जनता के पास वो पैसा नहीं पहुंचता है, बस डेटा पहुंचता है और कुछ नहीं। आप अध्यक्ष हैं माननीय मोहन भागवत जी, उन्होंने भी अपने टीवी में तिरंगा लगा लिया है, साथ ही साथ उन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा फहरा करके उसे सैल्यूट भी किया है। तो ये एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके पैतृक संगठन RSS में? वो आप कुछ दिन देखे होंगे पहले, लगता है कि 2-3 दिन पहले मैंने RSS का ट्विटर पर DP देखा था, उस पर तिरंगा नहीं लगा था। आप लग गया RSS के मुख्यालय पे आप तिरंगा कितने साल तक नहीं पर आपको पता है? तो वो तो पुरानी बात है, आप इतिहास में चले जा रहे हैं वर्तमान में। वही बात है कि अभी सिर्फ उसका तिरंगा के नाम तिरंगा उन्होंने लगाया है अपनी DP पर, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ऐसा उन्होंने आज़ादी के बाद 2005 में पहली बार RSS के मुख्यालय पर तिरंगा लहराया था, 2002 में, उसके बाद फिर लगाया। तो कहने का मतलब है तिरंगा को सिर्फ राजनीति के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्होंने तिरंगा को लगाया है तो हमेशा लहराए, तब ना हम मानेंगे। 2002 में उन्होंने लहराया, उसके बाद 20 साल के बाद 2022 में उनकी आँख खुलती है, तो हम उसको कैसे देश प्रेम मान लें? अगर ये देश प्रेम है तो 2020 में क्यों? मैं हमारा एक और सवाल है, आप लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और लगातार जो शिक्षा है लगातार महंगी होती जा रही है। आपने देखा होगा कि JNU में, जामिया में, अलीगढ़ में, बनारस यूनिवर्सिटी में जिस तरह से छात्रों ने महंगाई, जो शिक्षा महंगा हो रही है, उसको लेकर के आंदोलन किया था, जिसके बाद कई ऐसे भी घटने देखने को मिले हैं, खास करके जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो क्या उससे आप अपने आप अलग मानते हैं या फिर उस तरह की घटना यहाँ भी हो रही है? पटना यूनिवर्सिटी में यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा महंगी हो रही है। इस बात को समझिए, जब भी आप किसी देश को किसी भौगोलिक सीमा के अंदर राजनीति, एक खास तरह के राजनीति के द्वारा या किसी भी तरीके के राजनीति के द्वारा आपको उस देश को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले आपको हमला करना होगा उस देश में जो विश्वविद्यालय है उस पर। अब जो हो रहा है, जैसे नई शिक्षा नीति को हम देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, पूरी तरह शिक्षा का बाजारीकरण है। ठीक है, ये आज से ही नहीं हो रहा है, नई शिक्षा नीति का जो रिफ्लेक्शन था वो पहले से था, लेकिन राष्ट्रवाद के ओत पोत जो जनता है ना, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि नई शिक्षा नीति है क्या। तो नई शिक्षा नीति के थ्रू ये लोग हर विश्वविद्यालय में
क्या कहते हैं उसको, एजुकेशन को, माने कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो भी है, मतलब कि जहाँ पे एक शोषण का इतिहास रहा है, जहाँ पे कल्याण का संविधान है, उस संविधान को खारिज करते हुए मतलब अलग ही एजुकेशन सिस्टम ला रहा है, जहाँ पे जो निचला तबका जो होगा, जो सबसे मतलब जो ठेले वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, जो माने कि सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, वो एजुकेट नहीं हो पाएगा। जब वो एजुकेट नहीं हो पाएगा तो वो सवाल नहीं पूछेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ अगर, तो मेरी क्या क्या अधिकार है। और देखिए जो भी हमला हुआ है JNU में, जामिया में, वो सब एकदम सोचा समझा साजिश है, क्योंकि आप वैचारिक रूप से तो क्रश कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से एक बहुत बड़ा फोर्स है जो उससे लड़ रहा है। लेकिन अब आप CRPF घुसा रहे हैं कैंपस के अंदर, आप घुसा रहे हैं क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस को, और लगातार हमले करवा रहे हैं छात्रों पे, आप गुंडा घुसा रहे हैं JNU में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि छात्र जो है यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर छात्र नेता बनने लगते हैं, वहाँ पे राजनीति करने लगते हैं। कितना आम सवाल है ये, सोचिए इस बात को कि जब किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया होगा किसी भी ज़माने में, तो क्यों किया गया होगा? जब आप डेवलप कर रहे हैं IIT में सैमसंग का चिप है ना, तो हो सकता है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको उपयोग करेगा, तो एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो बड़े हिस्से के अंदर जो सामाजिक बदलाव आएगा उस मतलब प्रौद्योगिक बदलाव के द्वारा, तो आप कहाँ से लाएगा उसका सॉल्यूशन? उसका सॉल्यूशन यही है। कास्ट का सॉल्यूशन कहाँ से लाएगा? उसका सॉल्यूशन विश्वविद्यालय। रिलीजन का सॉल्यूशन कहाँ से? जेंडर का सॉल्यूशन। सारा सॉल्यूशन विश्वविद्यालय इसलिए सेट किया जाता है कि आप एक नया नैरेटिव, नया सोच, समाज किस तरीके से विकास कर रहा है और विकास की प्रक्रिया में समाज किस तरीके से एक स्वच्छ, शांति, प्रेम पूर्वक समाज बने, इसलिए विश्वविद्यालय को सेट किया जाता है। तो वहाँ छात्र राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी भाई? शिक्षा जिस तरह से महंगी हो रही है उस पर यह तर्क दिया जाता है कि महंगाई हर जगह बढ़ रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों महंगाई? तो क्यों कल्याण ढांचा है ये? क्यों वेलफेयर स्टेट है ये? वेलफेयर स्टेट में साफ साफ लिखा है खत्म कर दो संविधान और RSS का मनुस्मृति ले आओ। यही चाहते हो ना तुम लोग? यही ये RSS से आपको परेशानी क्या है? RSS से राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवाद कौन कह दिया ये राष्ट्रवादी संगठन है? कोई भी राष्ट्रवादी संगठन सबसे पहले काम करती है उस देश के मजदूर, गरीब, उस देश के कुपोषित, उस देश में जो नशे से बर्बाद हो रहे हैं छात्र युवा, उसके लिए। राष्ट्रवादी संगठन झंडा लेके घूमने के लिए नहीं कहती झंडा लेके घूमते रहो। आप विश्वविद्यालय सेटअप करो। अभी आप कोविड हुआ, कोविड के दौरान आप जो माने आपका जो ये हायरार्कियल सिस्टम है ना, उसमें सबसे नीचे जो लोग आ रहे हैं वो उनका लाश फेंका रहता था PMCH के किनारे, प्रयागराज में घाट पे फेंका रहता था। तो आप इस व्यवस्था में ना, आप एजुकेशन ना हेल्थ किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो, आप राष्ट्रवाद की बात। RSS से प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। RSS एक धार्मिक संगठन है जिसका पूरा सरोकार धर्म से होता है, और हमारी राजनीति धार्मिक नहीं है। हमारी राजनीति अर्थ से है, हमारी राजनीति समाज से है, आर्थिक और सामाजिक ढांचा। तुम जो करना है RSS इस देश में जो करना है तुम करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपनी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। हमको क्या मतलब है हिंदू और मुसलमान से? हमको मतलब है भूख से, हमको मतलब है रोजगार से। कहाँ गया रोजगार इस देश का? इस देश में पढ़े लिखे युवा वेट कर रहे हैं कि कब उनका रिक्रूटमेंट पूरा होगा। आप ग्रेजुएट नहीं होने दे रहे हैं छात्रों को। इतना खराब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, समाज बर्बाद होगा कि नहीं? यहाँ पे 70% ऑटो चलाने वाले युवा ग्रेजुएट होंगे। वो क्यों ग्रेजुएट हैं? कहाँ से डिग्री मिल गई? आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि इस सरकार में एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़कर फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, क्या उम्मीद है कि युवाओं के लिए, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के तौर पर अब युवाओं के लिए कुछ करेंगे? देखिए, युवाओं, अगर आप फोकस कर रहे हैं युवाओं पे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, तो नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में ऐसे मतलब अलग अलग नैरेटिव, जब भी कोई शासक कहीं शासन कर रहा होता है ना, तो उस वक्त वो अपने द्वारा लिखे गए लिटरेचर को महिमा मंडित करता है। नीतीश कुमार ने पुल बनवाया, रोड बनवाया, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन को लेकर कुछ किया नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत प्रमोट किया उन्होंने, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स को बहुत प्रमोट किया। आप देख सकते हैं पटना जैसे छोटे शहरों में कितना बड़ा एक्सपैंड कर गया। तो बहुत बड़ा मास है यूथ का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और वो दिग्भ्रमित हो रहा है और दौड़े जा रहा है उस रेस में, ठीक है। और एक बहुत लार्जेस्ट मास है जिसके लिए वो कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, RJD, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर कोई भी योजना वो लेके आती है किसी भौगोलिक सीमा के अंदर और उसका इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से नहीं होता है, वो शिक्षा पे काम नहीं करती है, स्वास्थ्य पे काम नहीं करती है, तो इस देश के 5% लोगों का भी एलिवेशन ऊपर नहीं होगा,
ठीक है, 5% लोग भी ऊपर नहीं जाएंगे, अपलिफ्ट नहीं होंगे। इन दिनों जो है ना एक शब्द के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि रेवड़ी कल्चर जो है हमारे देश में कुछ पार्टियां बड़े पैमाने में उसको फैला रही है। रेवड़ी कल्चर कल्चर कहने का मतलब ये है कि मुफ्त की जो योजनाएं आती है कि लगातार बिजली आप फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो, इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है। बाप का है प्रकृति संसाधन, उनके बाप का है। कोई भी भौगोलिक ढांचा के अंदर पूरा का पूरा उसका प्रकृति संसाधन वहाँ के आम जनता का होता है। आम जनता वोट दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि खनिज आपका हो गया, जल आपका हो गया, जंगल आपका हो गया, जमीन आपका हो गया। ये जो फ्री का बात कर रहे हैं ना, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जितना भी हॉस्पिटल है, जितना भी अपार्टमेंट कल्चर में आप रह रहे हैं, ये सारे मजदूर और सारे किसान वर्ग द्वारा है। आप जो खा रहे हैं वो किसानों का है, आप जो रह रहे हैं वो मकान मजदूरों का बनाया हुआ है। और आप कहते हैं कि भीख में, जितना भी योजना है वो भीख के रूप में वो देते हैं, सही में, लेकिन वो उनका अधिकार है और उनका अधिकार सिर्फ 5% मिल रहा है उनका। जब वो पूरा अधिकार अपना लेंगे ना, तो उनके घर में ना सोफा रहेगा, ना एसी रहेगा, वो रोड पे रहेंगे। किसी भी राजनीति में राजनीति करने का जो मोटो होता है वो अपना पॉकेट भरना नहीं होता है, वो होता है समाज कल्याण। और ऐसा कोई भी राजनीति भारत में आज तक नहीं हुआ है जो सामाजिक कल्याण तक जा रहा हो। कैसे हुआ, टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से वो पैसे जो हम टैक्स देते हैं उससे ना आप हमें दे रहे हैं। भीख कहाँ दे रहे हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, वो अपना पैसा उसमें खर्च करिए, तो वो भीख में कैसे हो गया? हम फ्री का बांटेंगे तो लगातार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको घाटा लग रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दिया जाता है, पानी फ्री में दे दिया जा रहा है, अब आप एजुकेशन की मांग कर रहे हैं, फ्री में मिल जाए आपको, एक लिमिट, हॉस्पिटल फैसिलिटी आप मांग एक लिमिट में देते हैं, आप एक लिमिट में दे रहे हैं। हम साबुन करते हैं तब टैक्स देते हैं, अर्निंग करते हैं तो टैक्स देते हैं, मंथली आता है वो टैक्स देते हैं, साबुन करते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। एक बार में 10 बार टैक्स देते हैं एक चीज़ में लिए हम, एक आदमी 10 बार टैक्स देता है, तो वो हमारा टैक्स, अगर एक आदमी 10 रुपये देता है, 10 आदमी 100 रुपये देता है, 20 रुपये का अगर आप हमको सामान देते हैं तो फ्री कहाँ से हो गया? हमारे टैक्स के पैसे से, आप सैलरी भी आप हमारे टैक्स के पैसे से ले रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो मोदी जी प्रधानमंत्री जो फीस लेते हैं मंथली आता है वो भी तो हमारे टैक्स के पैसे से आ रहा है, तो वो फ्री कैसे हो गया? तो ये